अब तो फूलन को गुनाह और गुनहगारों से जैसी नफरत सी हो गई थी। जुल्म करते गुनहगारों को सीधा मौत के घाट उतार देना उसका एकमात्र लक्ष्य बन गया था। वो काल बनकर कालिका की तरह गुनाह के राक्षसों का भक्षण करती जा रही थी। जैसे काली को रोक पाना मुश्किल था, वैसे ही फूलन को रोक पाना अब सरकार के बस की बात नहीं थी। तब सरकार की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने फूलन देवी से उनकी ही शर्तों पर एक समझौता करके 1983 में समर्पण करा लिया। जब इज्जत हुई तार तार, अब लगाई कानून से गुहार, फिर भी नहीं सुनी किसी ने पुकार, तब भरी फूलन ने हुंकार। उसे गोली मार दी जाएगी। अपने गुनहगारों को उनके किए की सजा देने और दिल में बदले की आग जला और सर पर संघर्ष का कफन बांध निकल पड़ी फूलन दुनिया की सबसे बड़ी महिला डकैत फूलन देवी बनने। यहाँ मेरी इज्जत खराब की हुई थी, देख रहे थे। बस देखो भाई, कहाँ तेरे बता। कई तरह की प्रताड़ना और कष्ट झेलने के बाद बदला लेने की मंशा से फूलन ने बिहड़ का रास्ता अपनाया। उनका झुकाव डकैतों की तरफ हुआ। धीरे धीरे फूलन ने खुद गिरोह तैयार कर लिया और खुद उस गिरोह की नेता बन गई। लेकिन एक डकैत के रूप में गरीबों का मसीहा समझा जाने लगा उसे। पहली बार 1981 में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में फूलन तब आई जब उन्होंने अपने 22 जमींदारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद तो ये सिलसिला चलता ही चला गया। फूलन की नजर में जो गुनहगार होता, फूलन सरेआम उसे मौत के मुंह में डाल देती। अब मौत से खेलना तो फूलन की आदत सी बन गई थी। नारी अगर सती सावित्री है तो वही नारी दुर्गा और महाकाली भी। और जब जुल्म सहने की हद पार हो जाती है तो नारी का ये रूप स्वतः ही प्रकट हो जाता है। जब फूलन की सहन शक्ति खत्म हो गई तो वो कूद गई चंबल के बीहड़ों में। उस पर हुए जुल्मों की खौफनाक तस्वीर से चंबल के डाकुओं के कठोर दिल भी पसीज गए और उनके ऊपर भी हुए जुल्म की कहानी ताज़ा हो गई और निकल पड़े जुल्मों का हिसाब करने। बदला लेने के लिए तब फूलन ने एक साथ 22 ठाकरों को मौत के घाट उतार दिया।
धीरे धीरे फूलन चर्चा में आने लगी और फिर शुरू हो गई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार तथा प्रतिद्वंदी गिरोह की फूलन को गिरफ्त में लेने की ताबड़तोड़ कोशिश। पर फूलन ने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अंत में हारकर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनसे समझौता किया कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी और न ही उसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस समझौते के बाद फूलन ने अपने 10 समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। छूटने के बाद हमें आत्मरक्षा की लाइसेंस दी जाए। सभी बागियों के बच्चों को मुफ्त की शिक्षा दी जाए। हमें खुली जेल में रखा जाए। 5 साल बाद ग्यारह साल बाद तिहाड़ जेल से छूटने के बाद भी सामाजिक व्यवस्था के प्रति फूलन का आक्रोश शायद थमा नहीं था। व्यवस्था में और भी ज़्यादा सुधार की इच्छा से उन्होंने 1996 में लोकसभा चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश की भदोही सीट से जीतकर सांसद बन गईं। उनकी जिंदगी का संघर्ष और सफर उनकी हत्या के बाद ही थमा। धीरे धीरे फूलन चर्चा में आने लगी और फिर शुरू हो गई उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सरकार तथा प्रतिद्वंदी गिरोह की फूलन को गिरफ्त में लेने की ताबड़तोड़ कोशिश। पर फूलन ने कसम खाई थी कि जब तक वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती, दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। अंत में हारकर इंदिरा गांधी की सरकार ने 1983 में उनसे समझौता किया कि उसे मौत की सजा नहीं दी जाएगी और न ही उसके परिवार के सदस्यों को कोई नुकसान पहुंचाया जाएगा। इस समझौते के बाद फूलन ने अपने 10 समर्थकों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। छूटने के बाद हमें आत्मरक्षा की लाइसेंस दी जाए। सभी बागियों के बच्चों को मुफ्त की शिक्षा दी जाए।
रखा जाए। 5 साल बाद औरत तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। वैसे तो औरत का रूप बड़ा सौम्य होता है, लेकिन जब जुल्म की इंतहा हो जाती है और औरत जब बगावत पर उतर आती है तो काली का रूप रख लेती है। उसे नरसंहार से रोकना फिर कठिन हो जाता है। आज भी महिलाओं के ऊपर जितने प्रकार के जुल्म हो रहे हैं, बलात्कार, शोषण और अन्य घटनाएं, ये भी उसी बगावत की ओर संकेत हैं। इससे पहले कि ये बगावत हो, हमें संभल जाना चाहिए और महिला उत्पीड़न न हो, इसकी सामाजिक और व्यक्तिगत कोशिशें भी होना चाहिए। हमारा ये प्रयास यदि थोड़े से भी लोगों को अपनी बात समझा सके तो ये इस खास पेशकश की बड़ी सफलता होगी। नमस्कार। मतलब तो साले होते